नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 3 साल मोदी सरकार इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिन 2 मोर्चों पर सबसे ज्यादा काम इस बार हुआ है वो है कैशलेस ट्रांजैक्शन और डिजिटल इंडिया, क्योंकि भारत में नोटबंदी भी हाल ही में लागू की गई है और उसके चलते कैशलेस ट्रांजैक्शन देश में बहुत बढ़ा है। साथ ही साथ कानून के मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है, क्या उसकी योजनाएं हैं अदालत में लंबित मामलों को निपटाने के लिए, और कैसे जुडिशरी को और मजबूत किया जाएगा, हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूत किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आईटी और कानून और न्याय मामले के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आप इस साल डिजिटल बाबू बन गए क्योंकि आपने भीम ऐप भी लॉन्च करवाया। देखिए, भीम ऐप की बात आपने की, भीम आधार ऐप है। अभी 2 करोड़ लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं और पिछले 3-4-5 महीने में उस पर 49 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं 1400 करोड़ के। तो ये सिर्फ भीम ऐप की बात। बाकी आपका पेमेंट्स है, कार्ड सिस्टम से पेमेंट है, रुपे कार्ड से पेमेंट है, जो वेरियस मोबाइल वैलेट्स हैं, पेटीएम वगैरह, उनके द्वारा पेमेंट है, यूपीआई का पेमेंट है, और अभी एक आधार का हम पेमेंट लाने वाले जो पीएम ने शुरू किया है। अच्छा है आपके हम चैनल से उसको दिखा भी दें। ये स्मार्टफोन है, एक दुकानदार क्या रहेगा, खरीदने वाले के पास फोन नहीं हो जरेगा, आपके पूछेगा आपके आधार का लिंक है कि नहीं बैंक से। आज 42 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है। आप बोलेंगे, वो लिखेगा 200 रुपया पे और पेमेंट हो जाएगा। सिर्फ आपको यहां एक बायोमेट्रिक्स रहेगा, उस पर अपना अंगूठा लगा देना पड़ेगा। तो पहले अंगूठा छाप होते थे, आज अंगूठा आपके टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का एक अंग बन गया है। देखिए, मैं आज चाहता हूं एक और बात बता दूं, भारत का क्या है इकोसिस्टम। आपने डिजिटल बाबू कहा, मैं काम करता हूं। 125 करोड़ के देश में दीपक जी 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 114 करोड़ आधार है, 50 करोड़ इंटरनेट है। हमने कैसे काम किया? गरीबों के 28 करोड़ अकाउंट खोले, जनधन, उसको आधार से जोड़ा, मोबाइल में सीड कर दिया, गरीबों की सब्सिडी, उज्ज्वला, गैस की, राशन की, किरासन की देना शुरू किया, और हमने 50,000 करोड़ रुपए बचाए। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं देश के, सुनते होंगे, बेटी पैदा हुई नहीं, बड़ी भी हो गई, विधवा भी हो गई, विधवा पेंशन मिलता था। और हमें इस बात का गर्व है। राजीव गांधी ने कहा था, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी की सरकार दिल्ली से 100 रुपये भेजती है, गांव में गरीबों के अकाउंट में 100 रुपये पहुंचता है। यही है डिजिटल इंडिया। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात होती है, इसको आधार से लिंकअप करने की बात की है। वाकई ये बड़ा टारगेट है जिसको करना है, क्योंकि हमारा देश लगभग 135 करोड़ लोगों का देश है। लेकिन कई लोग इसके क्रिटिक भी हैं कि आधार के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट ना हो जाए, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर या फिर सब्सिडीज या फिर स्कॉलरशिप्स या फिर पेंशन, सब कुछ अगर आधार पर डिपेंड हो जाएगा, खरीदारी भी आधार पर डिपेंड हो जाएगी, तो शायद ये सिस्टम के लिए ठीक ना हो। क्या आप इस क्रिटिसिज्म को ठीक मानते हैं? क्योंकि संसद में भी यह बात होती है। जब एक अनुभवी पत्रकार इंटरव्यू करता है तो सबसे प्रासंगिक सवाल पूछता है, और आज मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कुछ कहानी बता ही देना चाहता हूं। मेरा आधार शायद मेरे पास, हाँ देखिए है, देखिए दीपक जी, ये मेरा आधार है। इस पर मेरी फोटो है, मैं एक पुरुष हूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरे पटना का स्थायी एड्रेस। इस पर न मेरे माता पिता का नाम है, न मेरी जाति है, न मेरा संप्रदाय है, न मेरी इनकम, मेरी शैक्षणिक योग्यता या मेरी बीमारी, जिससे आपको प्रोफाइल हो सके, और सिर्फ मेरी आंखों का निशान और 10 उंगलियां। ये बिल्कुल सेफ तरीके से रखी हुई है। देखिए कैसे काम करता है जनता के हित में। गडकरी जी से हमारी बात हुई, हमने लाइसेंस को जोड़ दिया आधार से। अब शराब पी के ड्राइवर ने लाइसेंस धक्का मार दिया, 5 लोग मर गए, और डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाता था। आधार से लिंकअप है तो डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बन सकता। ये पैन कार्ड को जोड़ रहे हैं आधार से, लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। लेकिन बड़ा सवाल मैं पूछूं आपसे, आज देश में तो लगभग 80 करोड़ के वोटर्स में सबके पास वोटर आईडी कार्ड है ना। वोटर आईडी कार्ड में आपका चेहरा है, आपके माता पिता का नाम है, आपका पता है, आप क्या है सब लिखा हुआ है। और सिर्फ उसी में नहीं,
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी पूरा छपा हुआ है। कोई हल्ला करता है क्या कि हमारी प्रोफाइलिंग हो रही है? मुझे बताइए तो आप। बड़ा सवाल यह है, गरीब खुश है। गरीब को लगता है कि मोदी जी ने आधार से हमें आधार दे दिया। अब कुछ लोग को परेशानी होती है तो करने दीजिए, ये बिल्कुल सुरक्षित है प्राइवेसी के अनुसार। अगर आपके दूसरे मंत्रालय की बात करें तो जिस विषय पर आजकल सबसे ज्यादा चल रही है वो गो रक्षा को लेकर नए कानूनों पर, जैसे पर्यावरण मंत्रालय ने एक निकाला कि अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप गाय या भैंस को या जानवर को काटने के लिए कत्ल खाने में तो नहीं ले जा रहे हैं। इसको मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है या लोग इस पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि खाने पीने की आजादी और जो कानूनन सही है, मतलब बुचर लोग होते हैं जो उनकी आजीविका है उनको छीनने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। एक बात आप जान लीजिए, हम किसी के भी खाने पीने के अधिकार का नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। जिसको आपको जो खाना हो खाएं, लेकिन दिखाएं नहीं कि हम क्या खाते हैं, उसमें अलग से आऊंगा। ये विषय मेरे विभाग का नहीं है। क्या हुआ इसमें? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि बहुत से बांग्लादेश से बाकी हमारे पाकिस्तान हमारे तस्करी हो रही है, तो उसने कहा इस पर कार्रवाई करो। तो वहां जो कमेटी बनाई गई उसने मालूम किया कि सबसे अधिक तस्करी होती है जानवरों के पशु मेलों से खरीद करके उसको भेज देते हैं कटने के लिए। एक स्टैंडिंग कमेटी जो होम मिनिस्ट्री की है उसकी भी रिपोर्ट थी कि बीएसएफ ने मालूम किया है, ये इसके बारे में आप सघन प्रयास करिए। देखिए पूरा नोटिफिकेशन क्या है, आप किसी पशु मेले से पशु को खरीद कर उसको आप स्लॉटर हाउस नहीं ले जा सकते खाने के लिए या खिलाने के लिए। बस आप कहीं और से खरीदना हो खरीद लीजिए। कुछ लोग विरोध करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन गौ के प्रति देश में एक सम्मान भी है, एक सुरक्षा का भाव भी है। संविधान में भी लिखा हुआ गौधन की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हमारे जो वामपंथी हैं वो आजकल बीफ पार्टी कर रहे हैं केरला में, आप देख रहे हैं ना, आप पे चलता है। आपको मालूम है बिहार से आता हूं, हमारे बिहार में एक समय सीपीआई कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी। पूरी उत्तर प्रदेश में भी थी, कुछ आपके मध्य प्रदेश में थी, सीपीएम पंजाब में और महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी थी। आज ये पार्टियां हाशिए में चली गई, बंगाल बिहार गई, आगे चुनाव होगा त्रिपुरा में भी साफ हो जाएंगी। आप जब खुलेआम बीफ खाते हैं तो मैं वामपंथियों से एक सवाल पूछता हूं कि आपके जो पुराने वर्कर बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, उनसे पूछिए उनको कैसा लगता है। ये तो आप प्रोवोक करते हैं ना, ये राजनीति है, ये ठीक नहीं है इसे। लेकिन हम एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे, अगर कोई गौ रक्षक मंडल हिंसा करते हैं इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। दूसरा एक बड़ा सवाल यह है जो राजस्थान हाईकोर्ट की एक टिप्पणी से उठ गया है। उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा है कि एक तो गौ हत्या पर आजीवन कारावास हो, दूसरा गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्या कानून मंत्री के तौर पर आप महसूस करते हैं कि इसके लिए कानून की जरूरत है? देखिए, मुझे उनके निर्णय को देखना पड़ेगा। मैंने टीवी में सिर्फ कमेंट सुना, अखबारों में देखा। जब तक मैं निर्णय को नहीं देखूंगा तो देश के कानून मंत्री के रूप में मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बातें आई, इसकी क्या समस्या है। संविधान के अंतर्गत ऑलरेडी आर्टिकल 48 पे लिखा हुआ है गौ का संवर्धन होना चाहिए। अब इसके लिए देखिए, कई चीजें कानून बनने से ही नहीं पूरी होती हैं। आप देख रहे हैं ना, अभी तो कुछ लोग, आप क्या खाते हैं ये आपका विषय है, लेकिन क्या आप खाना दिखाना चाहते हैं ये भी तो आपका विषय है। ये भी ठीक नहीं है। कुछ राज्य जैसे ममता बनर्जी हुई, जैसे कर्नाटक हुआ, जैसे तमिलनाडु हुआ, जैसे केरल हुआ, ये सब लोग जो नया पशु क्रूरता विरोधी कानून है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां तक कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। क्या आपको इसकी भावना में कोई फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है? कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। आप पहले ये मालूम करिए कि आपके यहां पशु के मेले लगते हैं कि नहीं लगते हैं, और लगते हैं तो फिर आपको एक सवाल का जवाब यह देना पड़ेगा, क्या अपने पशु मेलों से आप पशुधन गौ को स्लॉटर हाउस ले जाने के लिए बिकने देंगे? ये दूसरा सवाल है। ये आप तय करिए, ये आपको तय करना है। इसमें तो कोई खाने पीने पर नियंत्रण है ही नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया। और मुझे खुशी हुई कि एक हाईकोर्ट ने भी कहा कि इसमें तो कोई खाने पर नियंत्रण है ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मामला पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। और वैसे एक बात आपसे बता दूं, ये देश की पब्लिक है ना दीपक जी, आप तो पब्लिक को बहुत लंबे समय वो सब जानती है, तो वो भी समझ रही है
कि राजनीति अधिक हो रही है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा 3 तलाक का है, जो हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा। केंद्र सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि अगर आप कहते हैं तो हम मुस्लिम लोगों के लिए एक कानून लाने के लिए तैयार हैं। क्या सरकार ने अभी तक इस कानून पर विचार किया है? क्या इसका मसौदा तैयार है? क्या इस पर राय ली गई है लोगों से? देखिए, पहली बात मैं कह दूं कि इस मामले में थोड़ा तथ्यों को समझना जरूरी है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने इसकी संवैधानिकता को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस किया, हमें भी की, और कहा सरकार अपनी राय बताए। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश था और हमने खुलकर उनके समर्थन में अपना स्टैंड रखा है। और हमारा स्टैंड क्या है? यह विषय न पूजा का है, न इबादत का है, न धर्म का है। यह विषय है नारी न्याय, नारी समानता, नारी गरिमा, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिग्निटी। क्या आजादी के 70 साल बाद दीपक जी भारत के संविधान की समानता का अधिकार धारा 14, 15 और 16 पर 21 के बावजूद ऐसा होगा क्या कि पति ने बोल दिया तलाक 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 और तुम सड़क पर आ जाओ? दूसरा, हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हर कुप्रथा आस्था का अंग नहीं होती। लेकिन हमारी परेशानी दूसरी है दीपक जी, और इस बात को मैंने यूपी में भी कहा और आज आपके सामने कह रहा हूं। सोनिया गांधी क्यों खामोश है? मायावती जी क्यों खामोश है? ममता जी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? ये जो कांग्रेस की बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं और बाकी पार्टियों की, महिलाओं के साथ इतने बड़े जुल्म, और सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। आप जानते हैं, इसे कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। बड़ी बात यह भी है कि कई सारे मुस्लिम नेता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार इसके जरिए कॉमन सिविल कोड के लिए एक माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि उनको भी लगता है, उन्होंने भी कुछ रिफॉर्म करके सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट किए, खासकर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। क्या आपको लगता है वो काफी है, और क्या ये पीछे के दरवाजे से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश? दोनों बातें। पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है जो शाबानों पर झुक गई। मोदी जी की सरकार मजबूत सरकार है और पूरी मजबूती से 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये पहली बात। हमने साफ कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय नहीं है, वो विषय लॉ कमीशन चर्चा कर रहा है, विस्तार से बात करेगा और उसमें हजारों सुझाव आ रहे हैं। आपको विरोध करना है तभी विरोध कीजिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आएगी फिर हम विचार करेंगे। अभी कोई इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन एक बात मैं भारत के संविधान के छात्र के रूप में कहना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से देश के सामने जाए। आप अपराध करते हैं तो इंडियन पेनल कोड है ना, वहां पूछते हैं कि हिंदू के लिए अलग कानून अपराध का और मुस्लिम का अलग कानून। अगर आप जमीन ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना। अगर 2 मुसलमान भाइयों में बंटवारा होता है तो सीपीसी है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना। तो इतने कानून तो एक है। अब आप शादी कैसे करेंगे, बच्चे को अडॉप्ट कैसे करेंगे, दुनिया से रुखसत कैसे होंगे, ये बहुत सीमित मामले हैं जिसमें आपके लोक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। अब आप देखिए, आपने नोटबंदी की बात किया, आपने आधार की बात किया, तो बड़ी संख्या में मुसलमान गरीब आदमी आधार पर है, अमीर लोग हैं, तो क्या उनके लिए हमने आधार का अलग कानून बनाया क्या? नोटबंदी में जो हमारा भीम ऐप काम करता है तो क्या हिंदुओं के लिए अलग करता है, मुसलमानों के लिए अलग करता है क्या? तो कई बार चीजों की जो चर्चा होती है, जब उसमें वोट बैंक घुसता है तो समस्या पैदा होती है। भारत का संविधान एक है, और एक बात आपके चैनल पर हम बहुत ईमानदारी से कहना चाहते हैं, मोदी जी की सरकार स्पष्ट मानती है, यह सरकार जितना हिंदुओं का है देश, उतना मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाई का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब एक है। सबका साथ सबका विकास, ये हम काम करेंगे। एक दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, खासतौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए वकील हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, कपिल सिब्बल जी राज्यसभा सांसद भी हैं। उनका यह कहना था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आर्ग्यू करते हुए कि जिस तरह से अयोध्या में राम हिंदुओं की आस्था का मुद्दा है, उसी तरह से 3 तलाक मुसलमानों की आस्था का मुद्दा है। आप रामलला के वकील रह चुके हैं, क्या इस कंपैरिजन को आप उचित मानते हैं? देखिए, सामान्यतः कोई मामला अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और देश के कानून मंत्री के रूप में मैं और भी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, क्या कहना चाहते हैं कपिल सिब्बल या तुलना का करके? वो सिर्फ वकील नहीं है, वो 10 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं, कानून मंत्री रहे मेरी तरफ। इस तरह से हिंदुओं की आस्था का उपहास उड़ाएंगे,
एक तरफ राम की मर्यादा है और एक तरफ 3 तलाक का अभिशाप है। इसकी तुलना, और मैं जानना चाहता हूं सोनिया गांधी से, क्या ये कांग्रेस पार्टी की भी लाइन है? ये हम जानना चाहते हैं। क्या एक मुवक्किल के वकील होकर उनको अधिकार मिलता है कि इस तरह से उपहास करें? ये ठीक नहीं है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। यह शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आगे आए हम राम मंदिर के इशू पे, सरकार साफ कर चुकी है कि हम या तो कोर्ट के फैसले के बाद या फिर आम सहमति से, और आम सहमति की कोशिश जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी वो काफी तौर पर असफल साबित हुई है, क्योंकि मुसलमान पक्ष ने उसके लिए जो दूसरे पक्षकार थे उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार कोई पिटीशन देकर या सरकार कोई एप्लीकेशन मूव करके सुप्रीम कोर्ट को कहेगी? देखिए, 2 बात समझिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मामले में हिंदू पक्ष अल्लाह की तरफ से बहस करने का अवसर मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद की लखनऊ पीठ ने क्या कहा है? जहां राम लल्ला विराजमान है वही मानते हिंदू राम का जन्म हुआ, उसको उन्होंने वैधानिक कहा है और कहा हिंदुओं को दे दो। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और याद करिए, मैंने उस केस को जीतने के बाद टीवी पर कहा था, आपने भी देखा होगा, कि मुसलमानों को अपील करने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने कभी यह आपत्ति नहीं की कि ये जगह हिंदुओं के लिए पवित्र है, अयोध्या पवित्र है और राम उनके ईश्वर है। उनकी आपत्ति सिर्फ ये थी कि यहां हमारी बाबरी मस्जिद है, यहां वो पैदा नहीं हुए। आज दीपक जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है, दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने में सफल रहा। मैं कानून मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन उस केस में पेश हुए एक वकील के रूप में मैं जानता हूं, इतनी बड़ी संख्या में साक्ष्य हैं कि निश्चित रूप से हम जीतेंगे। हमारी अपेक्षा होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्दी सुनवाई करे। ये मैं अपेक्षा अवश्य प्रकट करूंगा। आपके दर्शकों के लिए एक बहुत रोचक बात बताना चाहता हूं उस केस की, उन्हें अच्छा लगेगा। 2001 में कोर्ट ने कहा इलाहाबाद में कि हम खुदाई कराएंगे। हिंदू भी घबराए, मुसलमान भी घबराए, क्या होगा? कहा कुछ नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेगा सुबह 9 से 5, 2/3 मजदूर हिंदू, 1/3 मुसलमान। जब खुदाई की गई दीपक जी, तो वहां 7वीं शताब्दी से मंदिर निकल गया और उसका गर्भगृह, आप तो उस पूरे मामले को आपने देखा है, सीधा रामलला जहां बैठे उसके नीचे था। तो साक्ष्य बहुत है, ये मैं पूरा मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला करे, हमारी अपेक्षा होगी। एक सवाल है जो बाबरी में 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था उसकी ट्रायल से जुड़ा हुआ है। उस पे एक जजमेंट पहले आया था जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी को बरी कर दिया गया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने भी उसको सेट असाइड नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गए लोग और उसकी रिवीजन हुई तो अब उन पर केस चलाने के लिए या आरोप तय करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि 25 साल बाद, एक तो क्या जस्टिस डिनाइड नहीं है, और दूसरा क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल आंदोलन था और इसका उस तरह से कोई लीगल इशू और पॉलिटिकल इशू बनना नहीं चाहिए? देखिए, 2 बातें अवश्य कहनी है मुझे कि उसमें रायबरेली में अलग केस चल रहा था आडवाणी लोगों के खिलाफ, और बाकी एक जो बाकी कार्यसेवकों का था, और पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने, हाई कोर्ट ने कहा था कि वो अलग चलेगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि दोनों साथ चलेंगे। उन्होंने आडवाणी जी या किसी को कन्विक्ट नहीं किया, इस बात को समझिए। और आडवाणी जी हो या जोशी जी हो या उमा भारती हो, इन सबों को अपनी सफाई में अपने पूरे अधिकार को प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। ये जो हल्ला लोग करते हैं कि उनकी सजा हो गई, बिल्कुल गलत है। अभी आपने ठीक कहा, 25 साल पूरे हुए, अब इतना लंबा चला। हम तो मानते हैं कि हमारे नेता निर्दोष हैं। अब बाकी कानून की प्रक्रिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, जो आपने 3 साल पर हमसे बात की। तो ये थे कानून और आईटी मामलों के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने 3 साल में उनके मंत्रालय ने क्या क्या किया उस पर विस्तार से बात की। इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार के मंत्रियों से आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।